आप उसी में जिसमें बोलना आपने पहले ज्वाइन किया, तो इसी में लिख दो, तो वैसे लिखते हैं इसमें एक बार दिस वन, वैसे लिख दो ज्वाइन दिस वन। मेरे पास हाय हाय। Good afternoon, sir. ये जो Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। वो एक मैम मार्कर्स ले आते हैं एक बार ना। Okay, sir. दीप जो स्टार्ट करी क्लास, Yes, sir. वो कुछ ना टेक्निकल इशू हो गया था। ये क्लास में दूसरी आईडी पे स्टार्ट हो गई थी और हमें पता नहीं लगा। Okay, sir. मैं 2:15 से ही यहाँ वेट कर रहा हूँ, मैं कोई आया नहीं आज, ना ऑफलाइन स्टूडेंट कोई आया था। वो ऑफलाइन स्टूडेंट भी आ रहे हैं सर, मैं नाक्षी दी आ रहे हैं, वो रास्ते में है। आ रही है वो? यस सर, वो रास्ते में, पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। एनीवेज मैं नोट शेयर कर दूंगी उन्हें। ओके ओके, ठीक है। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस एक बार सर। इनके बारे में फटाफट लिख लेते हैं हम, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट इज शेड्यूल 1। शेड्यूल 1, इसमें लिखो इट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स and their territorial jurisdiction, territorial jurisdiction। और क्या है इसमें? नेम ऑफ यूटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। यूटीज में हमने डिस्कस किया था ना, विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। एंड लार्जेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया? लद्दाख। 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 ओके, नेक्स्ट लिखो सेकंड शेड्यूल। एक सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल jurisdiction। jurisdiction मींस जहां पे उनके लॉज एप्लीकेबल है, जहां तक उनका एरिया कन्फाइंड है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट इज शेड्यूल 2। ये किससे रिलेटेड था? इट इज रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स
allowances and privileges of फिर आपने यूटी के लिए क्या jurisdiction के बाद क्या लिखा है आपने? name of UTs, unit territories and their extent. ओके सर. Okay. Second schedule is related to provisions related to emoluments, allowances, privileges of President of India, Governor of States, ठीक है, President of India, Governor of States, Speaker and Deputy Speaker, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairperson, Chairperson, Deputy Chairperson of Deputy Chairperson of Rajya Sabha, right? Chairperson, Deputy Chairperson of Rajya Sabha. Divjot, can you tell me who is the chairperson of Rajya Sabha presently? At Sir, present, the vice president is himself. Vice President of India. And who is Vice President of India? Can you name him? Jagdeep Dhankar. जगदीप धनखड़. ठीक है. इसमें और क्या है? अब इन्हीं के पैरेलल इससे याद रखना आप, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली. और राज्यसभा के पैरेलल एक क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टेट्स में, जो सिर्फ 6 स्टेट्स में है, State Legislative Council. लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इसमें क्या होगा, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. So ये आप जो अलग से पॉइंट्स लिख रहे हो ये किसके लिए है बेसिकली? क्या चीज? तो ये जो आपने अभी पॉइंट्स लिखे स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली और अच्छा इनको भी अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है. इनको मिलते हैं ना, हमने याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको. जैसे एक आपने ये याद रख लिया स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो मतलब ये भी स्टेट असेंबलीज के भी इंक्लूड होंगे. ठीक है. यस सर. ये ना अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन शायद पूछा नहीं गया, लेकिन सपोज करो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि शेड्यूल 2 में कौन से मेंशन पर्संस, ये जो है ऑफिसेस मेंशन नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी ना, तो आप इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे. यस सर. ठीक है. अभी तक नहीं है तो मतलब ये ना हमें ऐसे ही थोड़ा ना एक स्टेप आगे ही चलना पड़ेगा. समझ रहे हो यस सर. कि अगली बार पूछ ले तो मुझसे अगली बार फिर रेडी करेंगे, इससे बेटर कि हम पहले प्रिपेयर कर ले से. यस सर. सुप्रीम कोर्ट, इसमें है जजेस ऑफ हाई कोर्ट. लास्ट वन इज सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ठीक है. नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 3. सर लास्ट वाला क्या है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ये कल हमने डिस्कस किया था ना, ये क्या करते हैं, ही इज द गार्जियन ऑफ इंडियन पर्स. यस इन्हें सर. कहा जाता है कैग. कैग. ठीक है. जो भी कोई एक्सपेंडिचर करती है ना गवर्नमेंट, उसको रिव्यू, उसको ऑडिट करते हैं ये. यस सर. नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 3. शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में क्या है, it is related to the forms of oaths, forms of oaths or affirmations for किस किस के लिए हो गई ये, यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ
इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, इसमें अब एक चीज करना है, शेड्यूल 3 है ना दीपजोत, यस सर। इसकी जो जो इसके अंडर आते हैं ना, किस किसकी ओथ इसमें मेंशन्ड है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि उससे ये सिर्फ नाम्स हैं, ठीक है। तो ना ये हम मतलब ये कोशिश करनी है कि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें शेड्यूल्स को ना। तो अब नेक्स्ट को डिस्कस करें शेड्यूल 4। ये आप लिख लेने, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है, बाद में आप बुक से देखना ये, यस सर। क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज ये हम यस सर। इस टॉपिक को खत्म कर लें। शेड्यूल 4 इज related to the allocation of seats in Rajya Sabha, allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories. क्या शेड्यूल 4 में allocation of seats, Allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and UTs. right, Rajya Sabha to states and UTs, शेड्यूल 4, ठीक है। अब हमने जो हाईएस्ट कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है राज्यसभा सीट्स अलॉटेड, यूपी में। फिर क्या है, महाराष्ट्र 19, फिर है आई तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद कहाँ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी है, 18। उसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल में सेम है, ये कितनी है, 16। ठीक है। इन जनरल मतलब हम एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि इसमें कितनी सर सीट, बिहार और बेंगलोर में वेस्ट बंगाल, इन दोनों में कितने, 16। क्वेश्चन में भी ऐसे फ्रेम हो सकता है कि हाईएस्ट किस में है, सेकंड हाईएस्ट किस में है, ठीक है। and there are only 3 union territories that have Rajya Sabha seats, ठीक है। यस सर। 4 नहीं थी कल आपने 4 करवाई थी? नहीं, 3 थी, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे यस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट यस। लिखो शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द administration provisions relating to the administration and control of scheduled areas and control of scheduled areas and scheduled tribes. Provisions relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. जहां जहां इंडिया में ट्राइबल एरियाज है ना, या जहां पे मतलब ट्राइब्स रहते हैं, वो सारे किस में मेंशन्ड है, आर्टिकल शेड्यूल 5 में, एक्सेप्ट फॉर 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स को छोड़ के। और वो 4 स्टेट्स किस में मेंशन्ड है, शेड्यूल 6 में। एंड दोज आर, कल डिस्कस किए थे हमने, असम, मेघालय, यस सर। वो एटीएम, या मेरा एटीएम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 6 शेड्यूल में। तो जो 5th शेड्यूल की हम जिसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, इसमें आती है 10 स्टेट्स। उनके नाम लिखो फटाफट, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, जैसे ना, जैसे छत्तीसगढ़ को CG यस लिख सर। दिया,
ठीक है, ठीक है फर्स्ट लिखो इसमें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यस सर छत्तीसगढ़, यस सर गुजरात, आंध्र यस सर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यस सर झारखंड, यस सर झारखंड, मध्य प्रदेश, यस सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, राजस्थान एंड तेलंगाना। ठीक है सर ठीक है, अब सिक्स शेड्यूल लिखो। इट कंटेन्स प्रोविजंस relating to the contain provisions relating to the administration of tribal areas, administration of tribal areas in the states of administration of tribal areas in the states of कौन सी स्टेट थी? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, आसाम मेघालय असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट लिखो सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल, ये रब कर दूं? यस सर सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में लिखो इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें तीन लिस्ट आती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यस सर ये हमने कल डिस्कस किया था ना, इसको प्रॉपर डिस्कस किया था हमने। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऑस्ट्रेलियन इसमें एक आगे लिखो, अब यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और क्या है? कंकरेंट। यूनियन लिस्ट पहले की दिन थी 97, आज के दिन है 101, 100 है, सॉरी 100। तो ये बोर्ड पे ना क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है? ज्यादा अच्छे से नहीं है सर ओके, यूनियन लिस्ट पहले 97 होती थी स्टार्टिंग में, ठीक है, आज के दिन कितनी है? 100। और सर आज स्टेट के दिन कितनी है टुडे, आज के दिन है 100। ये 66 होती थी पहले स्टेट लिस्ट, और आज के दिन कितनी है? 61। कंकरेंट ओरिजिनली कितनी थी? 47 थी, और आज के दिन कितनी है? 52। अब यूनियन लिस्ट में तीन नई ऐड हुई है और जो कंकरेंट लिस्ट में ना जो 52 हुई है, वो स्टेट लिस्ट से किस में ट्रांसफर हुई है? कॉन्करेंट में कंकरेंट में, वाया 42nd अमेंडमेंट, वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऐसी कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो इसमें स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में ट्रांसफर हो गए। तो इसमें लिखो टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे? 5 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट लिखो एजुकेशन, एजुकेशन। सेकंड लिखो फॉरेस्ट्री। थर्ड लिखो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, लिखो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लास्ट इज वेट्स एंड मेजर्स।
वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है। वेट्स एंड मेजर्स का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जैसे ट्राइब्यूनल्स टाइप आप समझ सकते हो इसमें। इसके बाद स्पेसिफिकली बहुत डिटेल मेंशन नहीं है इसके ना, इसमें बुक्स में भी। ओके सर। मे बी कि ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड है ये। ओके सर। वेट्स एंड मेजर्स, इट मींस अब कंकरेंट में आगे तो क्या है, बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में क्या है, देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनली कितनी थी ये लैंग्वेजेस? 14 लैंग्वेजेस थी ना। यस सर। ये कल हमने लिखवा दिए थे, ये चीज तो ना आपने लिख ली होंगी वो तो। सर जो हमने लिखी नहीं थी। क्या सर हमने लिखी नहीं थी। लिखे थे ना, सिंधी वगैरह वो सारे लिख लिए थे सर आपने। आपने आपने लिखवा दी थी पर हमने शायद नहीं लिखी थी। अच्छा, एक बार चेक कर लो, आपने लिखी हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लिख लेते हैं दोबारा ना। लिखी हो तो फिर तो दोबारा क्यों लिखना उन चीजों को। सर नहीं लिखी नहीं हमने। नहीं लिखी, चलो कोई नहीं, अभी हम फटाफट कर लेते हैं इसे। शेड्यूल 8 में क्या है, ये 14 लैंग्वेजेस थी पहले ओरिजिनली। अब अच्छा। सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड, ये लिखना सिंधी एडेड बाय 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। ठीक है, उसके बाद मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। बोडो, नहीं सॉरी, कोंकणी ने मणिपुरी नेपाली। सर 15 सॉरी सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड 21st amendment। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, सिंधी was added to 8 schedule 8 via 21st constitutional amendment 1967। फिर है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये कैसे ऐड हुई, कब से? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा। सर गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। These were added to 8 schedule via 92nd Constitutional Amendment 2003। ठीक है, और जो लास्ट अमेंडमेंट है इस शेड्यूल से रिलेटेड वो है ओडिया वाज रीनेम्ड वाया 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब है 2011 में। ठीक है, अब ना आपका एक होमवर्क है, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, आप मतलब लिख लेना एक उस पे, इसके नीचे ही, मतलब ना इस टॉपिक के नीचे, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू होगी भाई कौन कौन सी लैंग्वेज सर इसमें है। लास्ट वाली ओडिया वाज रीनेम्ड। ओडिया वाज रीनेम्ड थ्रू 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ठीक है, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग होमवर्क भी है, ये जो लैंग्वेजेस आप लिखोगे ना, यस सर। तो जैसे ना आप 10 रुपीज का नोट लेना, 10 रुपीज यस के सर। नोट में देखना कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मेंशन्ड है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, ओके सर। सारी लैंग्वेजेस एक उस ऑर्डर में लिख देना, और जो जो उसमें मेंशन होगी ना उसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ओके सर। हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज उसमें है या नहीं है। तो उसमें तो 14 लैंग्वेजेस ही होंगी। उसमें 15 लैंग्वेजेस, 15 + 2, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके सर। 15 वो ऑर्डर में लिखी होती हैं, ठीक है, एक साथ लिखी होती हैं वो।
Yes, sir. और दो मतलब जो वैसे लिखी होती है ना उसके नोट पे स्टार्टिंग में, हिंदी में 10 रुपए और इंग्लिश में 10 रुपीज, Yes, sir. है ना। नाइन्थ लिखो, नाइन्थ शेड्यूल। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ, it contains list of central and state laws. It contains list of central and state laws central and state laws which are immune from judicial review, which are immune from judicial review, to ensure their implementation, to ensure their implementation without any, to ensure their implementation without any legal challenge। ठीक है। और ये नाइन Yes, शेड्यूल sir. किससे ऐड हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 1951, है ना। एंड हु Yes, वाज sir. द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम? Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। और से एक केस रिलेटेड बताया था मैंने, आईआर कोलो केस, आईआर कोलो केस 2007 में। इस केस में क्या था? all laws added to the ninth schedule, all laws added to the ninth schedule। So ये next line लिखो. आईआर कोलो केस में लिख रहे हैं, नाइन्थ शेड्यूल में ही। हाँ जी, ये पढ़ा था ना हमने कल। Yes, sir. all laws added to the ninth schedule after 24th April 1973, after 24th April 1973 are subject to judicial review। ठीक है, are subject to judicial review। उससे पहले वाले जो के लॉज हैं उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं सुन सकता। लेकिन जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो उसमें ऐड किए गए हैं, दे ऑल आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। Yes, sir. 10th शेड्यूल लिखो। इट कंटेन्स प्रोविजंस, it contains provisions relating to the, it contains provisions relating to the disqualification of, it contains provisions relating to the disqualification of MPs and MLAs, disqualification of MPs and MLAs on the grounds of defection, on the grounds of defection। दल बदल कानून, ये हमने डिस्कस किया ना कल अच्छे से। इसमें आगे लिखो, दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय, Yes, sir. दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। This schedule was added by 52nd Constitutional Amendment 1985। ठीक है। इसे और क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। Yes, sir.
इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बाद है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 11th शेड्यूल मेरे को याद नहीं किससे रिलेटेड है बट पंचायती राज से, ओके है ना? इसमें भी सिर्फ इतना ही लिख लो, इट इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम एंड इट वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये है, दिस इज 11th शेड्यूल। और 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। एंड इट वाज यस एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ठीक है, याद रहेगा ये? यस सर तो ये थे हमारे सारे शेड्यूल्स, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। यस सर ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते थे जो। ओके सर थैंक यू सर क्लास ऑन रहने देना ओके ओके। ये लोग तो सारा दीजो यस सर रब कर दूंगी बोर्ड से। यस सर
गुड इवनिंग दीपजो। गुड इवनिंग मैम। मैम मीनाक्षी दी ना रास्ते में है, 2 मिनट वेट कर सकते हैं उनकी हम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आप मुझे बता देना, ठीक है? ओके मैम। ओके, ऑफलाइन आ रहे हो आप लोग? नहीं नहीं मैम, मैं तो ऑनलाइन लगाऊंगी, वो मीनाक्षी दी रास्ते में है, वो आ रहे हैं। ओके, ठीक है, वेट कर लेते हैं।
बेटा कहना यहाँ जाना परेड वहां से यहाँ स्ट्रगल हो गया। तो वहां तो भी शेड्यूल चाहिए है, मुझे भी देर से करता है। अच्छा सुबह कितने बजे जाते हो? हाँ अच्छा यार 9 बजे से 1:30 बजे तक। और जिस दिन रात को उस दिन आज भी लैब थी। चल गया ये आज बेसिक से कराने की तो मैंने पूरा कराया। तो फिर हाँ ऐसे तो बीच में फंस गया ना, यहाँ पे मॉर्निंग अटेंड कर पाओगे ना, फिर इवनिंग है ना। रहते तो आप 21 में हो है ना। वो भी चेंज करना है मैंने, तो संडे नहीं बहुत अच्छा नहीं है। तो तीन लोग ही पहले होना कुछ सही नहीं रहता है ना, उनको नहीं लाते हैं। बिहेवियर नहीं अच्छा है अपना। सही लगता है फिर बेल क्यों नहीं लिया, एक से पार्टी चाहिए वो एक से पार्टी चाहिए। मैं तो डालने वाली दोगी हुई अपने नहीं आप। हाँ तो ये पीछे बता दो तुम एड्रेस। मैं बताती हूँ, सांस ले लो, अभी बैठ जाओ, पानी पीना है। हाँ पानी पी लो। दीपजोत आप हो क्लास में? यस मैम। ओके अभी शुरू करते हैं क्लास। कर ओके। सो ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे थे, कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन करेंगे। जैसे कि ग्रेविटेशन में मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बता दिया था, ठीक है, कि कैसे कैसे वो वेरी करता है, और बाकी हमें पता ही है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, बेसिक जितना भी था हमने पढ़ लिया है। अब ग्रेविटेशन के अंडर ही आते हैं कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बेसिकली सन जो वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, पहले हमें ऐसा लगता था, है ना, पहले ये माना जाता था कि अर्थ तो स्टिल है, सन उसके अराउंड और मून उसके अराउंड घूमे जा रहे हैं। फिर बाद में जैसे जैसे थ्योरीज आई है ना, तो कॉपरनिकॉलस जैसे कुछ एक साइंटिस्ट थे, फिर इसके बाद बाकी सबने, जैसे आर्यभट्ट ने भी बोला था कि सन उसके अराउंड नहीं घूम रहा है, सन मूविंग है मतलब सन मूव कर रहा है, बट अर्थ के अराउंड नहीं, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इसी तरह से फिर बाद में कैपलर आया, कैपलर ने विद लॉज इस चीज को प्रूव किया। उसने क्या बोला कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी पूरे सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करी उसने हमें, ठीक है। अब किस किस तरह से, अब उसने सारे प्लैनेट्स की बात तो बता दी कि किस तरह से घूमेंगे, क्या उनकी वेलोसिटी होगी, किस तरह से उनका पाथ होगा। उसने एक हमें एजम्पशन बोल सकते हो आप, या कुछ आइडिया दे दिया कि प्लैनेट्स कैसे घूमेंगे सन के अराउंड। उसने कहा
फर्स्ट लॉ में, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो लॉ ऑफ ऑर्बिट में उसने कहा कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। सबसे पहले तो सन कंसीडर कर लेते हैं, ये सन है, सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। फिर हर एक प्लैनेट का क्या है, अपना अपना एलिप्टिकल ऑर्बिट है अराउंड द सन, ये बोला उसने। अब सन क्या है, सन सबके फोकाई पे है, यानी सबका फोकस क्या है, सन, तो बिल्कुल सेंटर पे है सन। अब सन के अराउंड क्या करेंगे, ये सारे प्लैनेट जो है रिवॉल्व करेंगे इस तरह से, सन के अराउंड के किए जा रहे हैं ये रिवॉल्व। और बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है ये, इसने बोला कैसा है ये, एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ में बोला एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में, दैट सन के अराउंड क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर मैम थोड़ा डार्क मार्कर यूज कर लो, ऐसा ना प्रॉब्लम आ रही है देखने में। एक तो आज एक मार्कर से ठीक है। अब जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं ना जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनके जो एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं कंसीडर करते हम, यानी उनका ऑर्बिट हम मानते हैं कि स्फेरिकल है, सर्कुलर है, यानी सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप है उसकी। बट जो प्लैनेट्स हैं उनका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, हम ये सपोज करते हैं। बेसिकली है क्या, सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन उसके अराउंड जो है उसके अराउंड अट्रैक्ट होते हैं, बट उनकी कुछ वेलोसिटी होती है, फिर वेलोसिटी की वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो इसी के अराउंड क्या करने लग जाते हैं, रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो पता लग गया कि फोकाई, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, है ना, कि सबका सबका सेंटर है। तो अब सेंटर से जो डिस्टेंस होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट, देखो अगर ये सर्कल होता तो मैं इसको रेडियस बोलती, कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो हम इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो ऑर्बिट है ये कंप्लीटली सर्कल नहीं है, थोड़ा एलिप्टिकल है, तो हम इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये इसका मेजर एक्सिस होता है ना, तो सेमी का मतलब हो गया हाफ, सेमी मेजर एक्सिस भी बोला जाता है इसको, सेमी मेजर एक्सिस बोल लो या फिर रेडियस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट बोल लो, वो भी चलेगा। पर अगर कहीं पे सेमी मेजर एक्सिस लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल, उसने पाथ डिफाइन कर दिया, सबसे पहले उसने पाथ डिफाइन करा, अब दूसरे में वो बताएगा कि किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है वो। तो सेकंड आता है लॉ ऑफ एरिया। सेकंड आ गया लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या बोला उसने, कि सपोज करो सन और जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं बाय एन इमेजिनरी लाइन। हमें तो पता है ना फ्रीली मूव कर रही हैं दोनों बॉडीज, ठीक है, बट उसने कहा कि सपोज कर लो कि सन जो है प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। अब सन प्लैनेट से जुड़ा हुआ है तो एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं। अब जैसे कि इस तरह से सन है, सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने ले लिया, यहाँ पे प्लैनेट है, तो मैं सपोज करूंगी ये एक इमेजिनरी लाइन से इनके सेंटर जो है आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि दो बॉल हैं दोनों को धागे से बांधा हुआ है, इस तरह से इमेजिन कर लो। अगर इस तरह से इमेजिन करोगे तो सन तो अपने प्लेस से हिलेगा नहीं, क्योंकि हमने माना है कि सन तो रुका हुआ है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्लैनेट जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमेगा, यहाँ से इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे आ गया, इस तरह से प्लैनेट रिवॉल्व करेगा। रख दो, रख दो। इस तरह से। पर अब तुम देखो
ये धागा जो है, अगर ये जो लाइन है इस तरह से यहाँ जाएगी, तो ये बीच वाले एरिया को क्या करेगी, स्वीप करेगी ना। ये वाला एरिया जो है यहाँ बीच में, ये स्वीप होगा। तो उसने कहा ये देखो, प्लैनेट ने मूव ये वाला डिस्टेंस किया है, ये लेंथ मूव करी है, पर ये वाला जो एरिया है ये इसने स्वीप किया। तो उसने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो एरिया स्वीप हो रहा है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि अगर ये 1 घंटे में लगा लो इसमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया स्वीप किया, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी कितना करना पड़ेगा, 100 मीटर स्क्वायर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वेलोसिटी सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये छोटी सी लेंथ कवर करने पे ही इतना ज्यादा एरिया कवर कर लिया। इतनी ही लेंथ अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, यहाँ से यहाँ तक, कि प्लेनेट यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे तो एरिया क्या है, कम है। लेंथ उतनी ही कवर करी पर एरिया क्या है, कम है। यानी कि यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, एरिया सेम होगा। अब तुम 1 घंटे में यहाँ पे लगा लो 10 किलोमीटर चल रहे हो, तुम्हें 1 घंटे में यहाँ पे 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे तेज नहीं चलना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, इस तरह से पहले तो हम देखते हैं, ये सन है, ये प्लैनेट है, जब ये दूर है प्लैनेट, ठीक है, जब ये प्लैनेट दूर है, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। कि तुम अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला देते हो तो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। अब तुम मानो कि ये एक सिस्टम है ना, अब ये इस तरह से नहीं हो गया, यहाँ पे सन यहाँ पे प्लैनेट अगर जुड़े हुए हैं तो ये रोटेशनल मोशन बन गया, अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं। अदरवाइज एक रुका हुआ है एक घूम रहा है, तब वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। पर हमने यहाँ पे तो यही इमेजिन किया ना कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये इस तरह से घूम रहे हैं, फिर रोटेशन होगी, ये रोटेशन होगी। तो यहाँ पे देखो मास जो है दूर तक गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कम। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को बोला जाता है पेरिहिलियन, ठीक है, इस पॉइंट को बोलोगे तुम पेरिहिलियन। पेरिहिलियन यानी पी से याद रखना है, पास वाला पॉइंट, ठीक है, पेरिहिलियन पी से याद रहेगा, पास वाला पॉइंट। और ये है अवे यानी कि एपेहिलियन, एपेहिलियन अवे से याद रखना है, एपेहिलियन जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है। जब प्लैनेट जो है सन से सबसे दूर है तो एपेहिलियन पे है, सबसे पास है तो पेरिहिलियन पे है, ठीक है। तो एपेहिलियन पे एंगुलर वेलोसिटी होगी कम, पेरिहिलियन पे एंगुलर वेलोसिटी होगी ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा जल्दी चलेगा प्लैनेट, यहाँ पे आराम से चलेगा, बट वेलोसिटी उसकी वेरिएबल है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, बट अगर आप देखोगे तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कांस्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एरिया तो सेम चेंज हो रहा है, तो इस चीज को फिर एरिया सेम कवर कर रहा है तो इसको बोल दिया एरियल वेलोसिटी। कि एरिया कवर करने की जो वेलोसिटी है उसकी, एरिया कवर करने का जो रेट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा पर लेंथ अलग अलग कवर होगी। वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है ना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी, वहां पे वेलोसिटी बढ़ गई जब वो पास था, और दूर है तो वेलोसिटी कम होगी। ये सब कुछ उसने सेकंड लॉ में बताया। तो इससे हमें पता लग गया कि प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है, बट उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज। एंगुलर मोमेंटम कैसे हुआ कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इसलिए कांस्टेंट हुआ क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी। स्टार्टिंग में जो इनके पास फोर्स थी उसी से घूम रहे हैं ना ये। जब जैसे कि ये चेयर है ना, लगा लो ये चेयर स्टार्टिंग से ही ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है पहले से ही, है ना, इस पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई तो इसका मोमेंटम वही रहेगा। बट मैंने आके इसको धक्का मार दिया तो इसका मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज कुछ तो होगा, पर इनको तो किसी ने पुश या पुल नहीं किया ना,
तो इन पे कोई फोर्स नहीं लगी, तो न्यूटन बोलता है फोर्स नहीं लगाओ तो नहीं लगाओगे तो बॉडी की जो मोमेंटम है वो सेम रहेगी। तो बॉडी का मोमेंटम क्या है? एग्जाम के लिए थैंक यू यार 2 ना। ये लो, आपका बर्थडे कब आता है? दिसंबर, आज मनाते हैं। दीपजोत, वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। ऐसे बोल रही हूँ, मिठाई खाओ। किसका बर्थडे है मैम आज? मैम नहीं, वो जो एक मैम है उनका नेट क्लियर हुआ है, उसकी खुशी में खा रहे हैं। अच्छा, तो वो प्रोफेसर लगेंगे। हम्म। कल ही आई थी, मुझे भी यही बोला था कि तो मैम मैं मैं आज आऊंगी। कि मैं मंडे ट्यूसडे फ्री आ सकती हूँ। मैम आज ना मैं कुछ काम पड़ गया था घर पे, कॉलेज से तो आ गई थी मैं 12:15, पर फिर कुछ काम करने चली गई तो 2 o'clock घर आई, तो फिर ओके। इवेंचुअली। और जो एक और आया था कल लड़का, वो मैम वो ट्रायल के लिए आया था, अभी वो 25th से ज्वाइन करेगा, वो बोल गया है ऑफिस में शायद। अच्छा अच्छा, पहुंच गया था वो जहां उसको जाना था? उसको, हाँ, उसने मुझसे पूछ लिया था कि लस्सी कहाँ पे मिलेगी, उसको लस्सी पीनी थी। ओके। उसको लग रहा है कि यहाँ पे पंजाब वाले एरिया में आया, चंडीगढ़ में आया, तो यहाँ पे ये वाली चीज का ज्यादा रश होगा, इसलिए। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम इसलिए कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक दूसरे के अराउंड जो है, मतलब ये जो है इसके अराउंड रिवॉल्व किए जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज तो होनी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को स्टेबल रखना पड़ता है ना। उसी का मतलब तो है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मुझे स्टेबल रखना है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज उसने बता दी। अब हमें पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम तो यही मान रहे थे कि सन घूमे जा रहा है अर्थ के अराउंड, तो हमें उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी नहीं सारे प्लैनेट जो हैं सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरे में उसने ये भी बताया कि उनकी वेलोसिटी और घूमने का तरीका कैसा है। ठीक है, हर प्लैनेट के लिए वेलोसिटी जो है अलग अलग होगी। अब यहाँ पे देखो, सन की जो अट्रैक्शन है वो पहले वाले प्लैनेट पे ज्यादा होगी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चलेगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती चलेगी, तो जो उसके पास में प्लैनेट होगा वो ज्यादा जल्दी घूमेगा एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड, इसमें इसने यही चीज बताई है। लॉ ऑफ पीरियड में उसने बोला कि प्लैनेट को उतना ज्यादा टाइम लगेगा जितना ज्यादा दूर वो होगा। उसने बोला द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट टू रिवॉल्व टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर उसको कैसे रिलेट किया, दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो ये सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, इसका रेडियस r1 आ गया, अगले वाले का रेडियस ले लो r2। आपको पता है r2 बड़ा है, r1 छोटा है, तो इसको ये पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। r1 जो है एक तो पास है, ऊपर से इसका रेडियस भी छोटा है, तो सरकमफ्रेंस भी छोटी होगी, तो ये जल्दी चक्कर पूरा कर लेगा सन के अराउंड। यानी कि अगर हम देखें तो जो प्लैनेट जो है जितनी दूर चलता चलेगा सन से उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। फिर इसने कहा ये किस हिसाब से चेंज होगी चीज, तो हमने देखा कि अगर रेडियस जो है वो क्यूब से बढ़ रहा है तो टाइम जो है वो स्क्वायर से बढ़ेगा। जैसे लगा लो पहले इस तरह से 2 मीटर मान के चल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये था रेडियस, फिर ये 2 से कितना हो गया 8 हो गया, क्यूब से बढ़ा, तो पहले टाइम मान लो आपको 1 घंटा लग रहा था या फिर 2 घंटे लग रहे थे, अब टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। इस तरह से कुछ इस तरह से रिलेशन बताया
कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, पर बढ़ेंगे किस तरह से। अगर क्यूब से रेडियस बढ़ा तो ये स्क्वायर से बढ़ेगा। क्लियर? ये 3 चीजें उसने बता दी। फर्स्ट में हमें पता लग गया कि ऑर्बिट कैसा है, सेकंड में हमने आइडिया लगा लिया कि ठीक है वेलोसिटी क्या होगी उनकी, और थर्ड में हमें पता लग गया कि उनको टाइम कितना लगता है। एक रफ सा आइडिया मिल गया हमें कि प्लैनेट्स किस तरह से सन के अराउंड। इससे पहले हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी अबाउट प्लैनेट्स, ठीक है, कि किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से उनका मोशन है, तो ये कैप्लर्स ने हमें प्रोवाइड करा। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं, देखो ये चीज सैटेलाइट में अप्लाई मत करना, क्योंकि सैटेलाइट भी भले ही प्लैनेट, ये प्लैनेट है, प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे सन के अराउंड प्लैनेट है वैसे सैटेलाइट होगी, नहीं, ये डिफरेंट है। सैटेलाइट का मोशन जो है प्लैनेट से डिफरेंट है, क्योंकि इनका होता है स्फेरिकल ऑर्बिट और प्लैनेट का कैसे है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्लियर? तो सैटेलाइट होती क्या है बेसिकली, क्या होती है सैटेलाइट? आपको कितना पता है सैटेलाइट के बारे में? सैटेलाइट एक तरह की मशीन जो हम स्पेस में बनाते हैं, जो वो इसलिए ताकि हम फॉर एग्जांपल अभी हम जीपीएस, हाँ, लोगों में जीपीएस जीपीएस को अगर यूज करते हैं तो नेविगेशन के लिए यूज कर, कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग में हाँ, ये चीजें टेलीकास्ट, कम्युनिकेशन, जितनी भी चीजें सब में सैटेलाइट हेल्प करती हैं। ये सारी होगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं प्लैनेट की, मून जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब होता क्या है बेसिकली, हर प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट तो पहले से ही है, उनके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया, हमने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए भेज दी। ठीक है, अब सैटेलाइट का काम क्या है, वो हमें प्लैनेट के आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं हर चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब ये एक ही हो गया ना, आप यहाँ पे रहते हो, आपके ऊपर नजर रख रही है सैटेलाइट, आपकी हेल्प कर रही है। क्लियर? इस तरह का काम है। अब फर्स्ट सैटेलाइट जो इंडिया की है दैट इज आर्यभट्टा। ठीक है, और कब लॉन्च हुई थी वो, 19 अप्रैल 1976-72, ईयर मैं कंफर्म नहीं कर सकती, 19 अप्रैल मुझे याद है कि मेरा बर्थडे है उस दिन, इसलिए 19 अप्रैल याद है, 1976। और सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले रशिया ने सैटेलाइट जो है लॉन्च करी थी, स्पुतनिक 5। ठीक है, रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करी थी, स्पुतनिक। अब ऐसा नहीं है एक बार सैटेलाइट भेज दी तो वहीं रहेगी, उसको क्या करते हैं थोड़े टाइम बाद उसके ऑर्बिट से बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, सैटेलाइट की भी लाइफ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो वहीं पे रहेगी, कुछ टाइम बाद जो है, कुछ सालों बाद जो है सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालना पड़ता है, क्योंकि उसको जो उसकी जो वेलोसिटी है जो हमने उसको प्रोवाइड करी थी वो एक टाइम के बाद क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो सैटेलाइट अगर हम उसको उसके ऑर्बिट से नहीं गिराएंगे, निकालेंगे ना, तो सैटेलाइट सीधा नीचे आके अर्थ सरफेस पे गिरेगी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। अब आपको क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होती है सैटेलाइट या ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होती है। वैसे सैटेलाइट की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम बोलते हैं हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, अर्थ के विद रिस्पेक्ट ही देखेंगे हम तो, और नेचुरल सैटेलाइट से तो हमारा कोई इतना रिलेशन नहीं है, हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल में मेजर 2 आती हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। जियो मींस अर्थ, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट, जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, वो जियो स्टेशनरी होगी। अब यहाँ पे देखो, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अराउंड ये मैं सैटेलाइट का ऑर्बिट बना देती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर हम चलो इसको इसी तरह से ले लेते हैं, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन पे
एक एलिप्टिकल क्या स्फेरिकल हमने ऑर्बिट कंसीडर कर लिया, इसमें जो है सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन है अर्थ के अंदर, कहां से कहां, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, और इसको टाइम कितना लगता है, 24 आवर लगते हैं एक राउंड कंप्लीट, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये सैटेलाइट भी क्या करेगी, ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, और ये भी कितना टाइम लेगी, 24 आवर। तो फिर अर्थ के जैसा ही इसका अर्थ की रोटेशन से मैच कर रहा है ना इसका रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पे सपोज करो जैसे यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट है, आपने वेस्ट टू अर्थ घूमेगी तो हम भी घूमेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो ये सैटेलाइट है ये भी कहाँ जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट, और दोनों को सेम टाइम लग रहा है यानी दोनों सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं। तो इस पर्सन के लिए तो ये मूव ही नहीं हुई, इस पर्सन को क्या लगेगा, ये तो स्टेबल है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है हमें क्या लगती है, ये स्टेशनरी, इसीलिए इसे जियो स्टेशनरी बोला जाता है। इसकी हाइट होती है, हाइट की रेंज है अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर, अर्थ एटमोस्फेयर से 36,000 किलोमीटर अबव होती है, ये बहुत ज्यादा हाइट पे, एक्सटर्नल एटमोस्फेयर के भी बाहर होती है। बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग अदर प्लैनेट या स्पेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब चीजों में ये हमारी हेल्प करती है। टेलीकास्ट में भी हेल्प करती है, जैसे वर्ल्ड वाइड हमने टेलीविजन में कुछ कास्ट करना है उन चीजों में भी हेल्प करती है। एक्सटर्नल एटमोस्फेयर, एक्सटर्नल लेयर जो है एटमोस्फेयर की, उनमें क्या चीजें हो रही हैं, दूसरे प्लैनेट्स में, दूसरे सैटेलाइट्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, यानी जो बाहर बाहर की इंफॉर्मेशन है ना, दूर की इंफॉर्मेशन, वो सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रोवाइड करेगी। फिर बाकी काम जो रह गए जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, सर्वे करना है, नेविगेशन करनी है, उनके लिए हम यूज करते हैं पोलर सैटेलाइट को। पोलर सैटेलाइट का क्या काम है, देखो पोलर सैटेलाइट नाम से पता लग रहा है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ क्या होगा, इसका ऑर्बिट होगा। इसका इक्वेटोरियल प्लेन पे था, इसका क्या है, पोलर में है, वन पोल टू अनदर पोल। अब आपको पता है एक तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो हुआ क्या, क्योंकि इस तरह से अर्थ कुछ, अर्थ जो ना ऐसे काइंड ऑफ, तो यहां से यहाँ वाला पाथ लंबा है, ये वाला पाथ क्या है, शॉर्ट है, ये वाला डायमीटर, पोलर डायमीटर तो हमारा कम है। तो अब सैटेलाइट जो है यहां से यहाँ घूम रही है, कितनी हाइट पे होती है, मैक्सिमम 800 किलोमीटर पे हो सकती है। 36,000 के आगे 800 तो बहुत कम है ना, तो ये लो ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको टाइम कितना लगता है, अप्रोक्स 84 मिनट्स इसको एक चक्कर लगाने में लगता है। 84 मिनट तो दिन में 13 to 14 टाइम जो है ये चक्कर लगा सकती है, ठीक है, अगर 84 मिनट्स लग रहे हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे और बात आती है कि ठीक है अब इतनी कम हाइट पे है, टाइम भी इसको कम लग रहा है, इतनी बार चक्कर लगा रही है, तो ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी लो ऑल्टीट्यूड पे। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, वाटर सर्वे करना है, फॉरेस्ट सर्वे करना है आपको, ठीक है, ये जो हमारे रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैं, ठीक है, और नेविगेशन सारी चीजों में हेल्प करेगी। ये भी हेल्प करती है बट ये ज्यादा जो है बाहर वाली चीजों में, एक्सटर्नल एटमोस्फेयर की चीजों में हेल्प करेगी। और ये बाकी जितने भी हमारे लो ऑल्टीट्यूड पे होने वाले काम हैं उनके लिए कौन हेल्प करेगी, पोलर सैटेलाइट। लिमिटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ। हमें अगर दूसरे प्लैनेट की डिटेल में वो अर्थ के कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, अर्थ का कर्वेचर अलाउ नहीं करता है कि हाँ पूरा की पूरा सारी चीजों की इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि इतनी हाइट पे तो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हमें, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटर्नल एटमोस्फेयर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये काम है इसका। फिर उसके वो तो फिर इसकी जो रेंज है ना 36,000 तो मैक्सिमम बताई है, उससे नीचे भी होती है ये, ठीक है, 36,000 तो मैक्सिमम इतनी हाइट पे हो सकती है। 800 किलोमीटर मैंने मैक्सिमम बताया, ठीक है, 700 पे भी हो सकती है, 750 पे भी हो सकती है, ये अप्रोक्सीमेशन में बताया है, क्लियर, ये रेंज बताइए कि इस रेंज तक ये जा सकती हैं, क्लियर। अब सैटेलाइट को जैसे कि हमने लॉन्च किया वो रिवॉल्व करना शुरू करती है, कुछ टाइम बाद जो है सैटेलाइट को ऑर्बिट से निकालना भी पड़ता है, अगर आप नहीं निकालोगे
तो सपोज करो हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया, हमने ये दिमाग से निकाल दिया कि हाँ उनको ऑर्बिट से बाहर भी निकालना है, तो किसी टाइम पे ना जितनी सैटेलाइट्स वहां पे इकट्ठी हो चुकी है ना, सबकी बारिश होगी हमारे ऊपर, है ना। वो कहाँ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, सीधा फ्री फॉल करेगी। जब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो नीचे ही तो आएगी। तो उसको रिवॉल्व करवाने के लिए उसे हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किस चीज के लिए? ताकि ये जो सैटेलाइट है ये इसके अराउंड एक ऑर्बिट में घूमती रहे। अब तुम ऐसे भी किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे, वो घूमना थोड़ी शुरू कर देगी अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ताकि वो रहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तो जा नहीं सकती, अंदर ही रहेगी। अर्थ जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कंटिन्यूसली, पर ये अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी तो घूमने लग पड़ी, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल भी इस पे एक्ट करना शुरू कर देगी, तो इसलिए ये अंदर की तरफ नहीं आती है। फिर अब ये यहाँ पे जो ये सैटेलाइट है जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी दो तरह से निकालते हैं हम। एक तो जब सैटेलाइट जो है दूर है अर्थ सरफेस से, देखो यहां से यहां तक तो अर्थ का रेडियस आ गया, अर्थ सरफेस से दूर है, किसी h हाइट पे है, तब आपको निकालना है। तो फॉर्मूला रहता है gm/r+h, ठीक है। बट अगर मान लो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास घूम रही है सैटेलाइट, तब तो r ही ले लेंगे हम डिस्टेंस, तब आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √g_r। यहाँ पे मैं RH हटा के सिर्फ r लिखूंगी, फिर हम gm की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है √g_r। एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी जब दूर है अर्थ सरफेस से, तब इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, और जब पास है तो √g_r करके, ये कैपिटल G और स्मॉल g अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ऑर्बिटिंग, इसको प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिटिंग करने में हेल्प करती है। अब ऑर्बिटिंग करते करते ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें सैटेलाइट। फिर इसके बाद ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसमें आप देखोगे फॉर्मूला में कहीं पे भी मैंने ये जो है ना, ये है मास ऑफ प्लैनेट, ये है रेडियस ऑफ प्लैनेट, जिस प्लैनेट की सैटेलाइट की बात हो रही है। ये g उस पर्टिकुलर प्लैनेट में कितना g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r उस प्लैनेट का रेडियस कितना है। प्लैनेट चेंज होने से ये m और r और स्मॉल g चेंज होंगे हमारे प्लैनेट के चेंज हो जाने से, ठीक है। तो हर प्लैनेट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। पर कहीं पे भी हमने मास ऑफ सैटेलाइट नहीं लिखा, यानी सैटेलाइट का मास बड़ा हो या कम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम प्लैनेट के मास और रेडियस पे जाते हैं। क्लियर? फिर अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस तरह से ऊपर फेंकना है कि अर्थ सरफेस में, जैसे कि मोम मिशन था, मार्स के लिए हमने रॉकेट लॉन्च करना था, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना पड़ना था ना। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते तब तो हम दूसरे प्लैनेट तक पहुंच नहीं पाते, तो उसको अर्थ सरफेस से बाहर भेजना था। अर्थ सरफेस के बाहर भेजने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, escape velocity required by object to escape from the gravitational field of earth। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, जैसे यहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इससे भी बाहर जाना है इन्फिनिटी में किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे एस्केप वेलोसिटी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gr, √2gr। क्लियर? √2, ये यहाँ पे कहीं पे मैंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने देखना है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कितना एक्सेलरेशन लगा रही है और उसका रेडियस कितना है। साइज ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, इन दो चीजों पे डिपेंड करती हैं ये दोनों वेलोसिटीज,
क्योंकि स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी होता है gm/r²। तो ये मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है। तो सिंपली प्लैनेट अगर चेंज होगा तो उसका मास भी चेंज होगा, उसका रेडियस भी चेंज होगा, तो ये दोनों वेलोसिटीज चेंज होगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, ठीक है, वो घूमना शुरू कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद जो है हम सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से बाहर भी निकाल देते हैं। ठीक है, अभी तक ये समझ आ गया इतना सैटेलाइट के बारे में? एक मिनट, आई गेस अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 4 to 5। एक मिनट इसको देखो, मैं अभी कंफर्म करता हूँ। ओके, सो अभी तक इतना ही। कल हम सैटेलाइट की एनर्जी और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और ये फिनिश करेंगे चैप्टर। क्लियर? दीपजोत समझ आया? यस मैम। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट सर आएंगे आपकी क्लास में। कौन सी क्लास थी अभी नेक्स्ट? मैथमेटिक्स, रजत सर। हाँ, अभी सर आएंगे। ओके, हाँ, पीजी का एड्रेस मैं अभी देती हूँ। अभी आप यही हो ना? हाँ, मैं बता